Hello everyone, I am Nabeen and today we are going to learn about the alveolar capillary membrane। इस लेक्चर में हम alveolar capillary membrane के स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन सी बेसिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और alveolar capillary membrane का हमारे लंग्स के अंदर क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। अब देखो, alveolar capillary membrane एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके विदाउट लंग्स में हम कोई भी वर्क इमेजिन नहीं कर सकते। अगर alveolar capillary membrane लंग्स में प्रेजेंट ना हो तो हमारा लंग ऐसा होता है जैसे कि एक खाली बॉक्स हो, मतलब वो कोई स्ट्रक्चर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता हमारा लंग। तो इतना इंपॉर्टेंट हमारे एल्व्यूलर कैपिलरी मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। तो देखो, जिस तरह हम किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो उसका नाम सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका जो नेम है उससे हम किस तरीके से उसको क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका नाम क्या है, बेसिकली ये है क्या। तो फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास इसमें आता है वो होता है एल्वियोलाई या एल्वियोलर। सेकेंड टर्म है कैपिलरी और थर्ड टर्म होता है हमारे पास मेम्ब्रेन। अब देखो, इन्हीं तीनों वर्ड से हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर को हम आसानी से समझ सकते हैं। पहला वर्ड हमारे पास में है एल्वियोलर। एल्वियोलर का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बात चल रही है हमारी किसकी, एल्वियोलाई की। अब आप पूछोगे कि एल्वियोलाई क्या होती है, तो देखो, जो एल्वियोलाई है वो हमारे लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है। फंक्शनल यूनिट मतलब हमारे लंग्स के अंदर जो भी सारा काम होता है वो कहाँ होता है, एल्वियोलाई के अंदर होता है। जैसे कि बॉडी का जो हमारी जो बॉडी की फंक्शन, बॉडी की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है, बॉडी जिससे हमारी मिलकर बनी होती है वो क्या होती है, हमारी सेल्स होती हैं। उसी तरह मतलब बॉडी का कोई भी काम होता है वो कहाँ होता है, सेल्स के अंदर होता है, सेल्स के अंदर परफॉर्म होता है। उसी तरह हमारी जो लंग्स हैं, लंग्स की जो हमारी फंक्शनल यूनिट है, लंग्स का जहाँ पे सारा काम होता है, गैस का जहाँ पे एक्सचेंज होता है वो क्या होती है, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई दिखती कैसी है, तो बेसिकली एल्वियोलाई हमें उसी तरह दिखाई देती है जिस तरह अंगूर के गुच्छे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्रेप्स होते हैं, अंगूर होते हैं, उसके जो गुच्छे होते हैं वो हमें किस तरह दिखाई देते हैं, क्लस्टर्ड फॉर्म में दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक अंगूर का गुच्छा है, तो कैसे दिखाई देगा हमें, इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें ये दिखाई देगा। इसी तरह की हमारी कुछ एल्वियोलाई दिखाई देती है, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पे क्या लगे हुए, जैसे कि एक ग्रेप्स लगा हुआ, ग्रेप्स का एक पूरा का पूरा अंगूर का गुच्छा हो या बंच ऑफ ग्रेप्स हो, तो इस तरह हमारी कुछ एल्वियोलाई आपको दिखाई देती है। क्या छोटे छोटे इसमें बॉल लाइक या ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, एक बंच के फॉर्म में आपस में जुड़े होते हैं। और कितनी एल्वियोलाई हमारे लंग में प्रेजेंट होती है, तो 200 to 300 मिलियन एल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। 200 मिलियन का मतलब क्या होता है, देखो 1 मिलियन में कितना होता है, 10 lakhs, ठीक है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, तो ठीक है, मतलब 200 से 300 मिलियन, 2 × 10⁻³ इतनी हमारे पास में क्या होती है। तो कितना बड़ा अमाउंट है ये, 200 to 300 मिलियन, मतलब इतनी सारी एल्वियोलाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। अब एल्वियोलाई का काम क्या होता है, तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि एल्वियोलाई क्या करती है, हमारी गैस एक्सचेंज करने का काम करती है। गैस एक्सचेंज कैसे, मतलब जो CO2 हम फूड के ऑक्सीडेशन के दौरान बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे क्या करेगी, बाहर भेजेगी बॉडी से, और जो हमारी गैस है जो हम इनहेल कर रहे हैं, जो जिसमें हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसे क्या करेगी, बॉडी के अंदर ले जाने का काम करेगी। तो ये डिफ्यूजन कहाँ होता है, हमारा एल्वियोलाई पर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई हमारी लंग की एक फंक्शनल यूनिट है। कैसी होती है, ये बंच ऑफ ग्रेप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ग्रेप्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसका काम क्या होता है, हमारा जो हमारी गैस है उसका डिफ्यूजन करना, गैस का डिफ्यूजन यहाँ पे होता है, गैस का एक्सचेंज हमारे पास एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई वो यूनिट है जहाँ पर हमारे गैस का एक्सचेंज होता है। तो ये तो हो गई है हमारी क्या, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई के बाद सेकंड इसमें क्या लिखा हुआ है हमारे पास, सेकंड वर्ड हमारे पास में जो आता है वो हमारा है क्या, कैपिलरी, ठीक है। अब एल्वियोलाई तो चलो आपको क्लियर हो गया है कि एल्वियोलाई क्या है, एल्वियोलाई हमारे लंग की फंक्शनल यूनिट है। अब आती है हमारे पास कैपिलरी, थोड़ा सा नया सा नाम है ये, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। कैपिलरी क्या होती है, तो देखो हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है हमारी, जो हमारा जिन वेसल्स के अंदर, जिन नलिकाओं के अंदर हमारा जो ब्लड है वो बह रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। अब ये ब्लड, देखो एल्वियोलाई के पास में जो ब्लड वेसल्स पहुंचती है, कैपिलरीज पहुंचती है बेसिकली। तो कैपिलरीज क्या होती है, कैपिलरीज हमारी ब्लड वेसल्स की सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। सबसे जो माइक्रो यूनिट होगी किसी ब्लड वेसल्स की, उसे हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अब क्या करेगी, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में एंटर करेंगी। जब डिफरेंट बॉडी पार्ट में एंटर करेंगी तो पूरी एक बड़ी ब्लड वेसल तो एंटर नहीं कर सकती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी एल्वियोलाई कैपिलरीज में डिवाइड, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। जैसे देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास में होता है क्या, आर्टरी, ठीक है। आर्टरी क्या है हमारी, मान लीजिए सबसे बड़ी ब्लड वेसल है, ठीक है, जिसमें प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी डिवाइड होती है हमारी किसमें, आर्टेरियोल्स में, ठीक है, आर्टेरियोल्स में। अब आर्टेरियोल्स क्या होंगी, आर्टरीज से जो छोटी यूनिट होंगी, जैसे मान लीजिए आर्टरी थी, आर्टरी अभी डिवाइड हो गई हमारी छोटी छोटी यूनिट्स में, ठीक है, इन्हें बोलेंगे आर्टेरियोल्स। और आर्टेरियोल डिवाइड हो जाती है अल्टीमेटली किसमें, कैपिलरीज में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिलरी हमारी किसी ब्लड वेसल्स की सबसे छोटी यूनिट है।
अब देखो कैसे ये आर्टरीज किस में, आर्टेरियल में डिवाइड हुई थी, आर्टेरियोल्स किस में डिवाइड हो जाएंगे फर्दर जाके हमारे कैपिलरीज में इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। ये केवल एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से, ऐसा कहीं बना के मत आना। तो ये हमारी आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये कैपिलरीज क्या करती है, कैपिलरीज बनाती है हमारी वेन्यूल्स, ठीक है। ये दोनों तरफ एक जैसा होता है, तो इसको इस तरीके से मत लेना कि इस उसमें चल रहा है। और वेन्यूल्स अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाती है हमारी वेन्स में, ठीक है। तो इस तरह पूरा हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। आर्टरीज में क्या प्योर ब्लड था, अब इस प्योर ब्लड का क्या हुआ हमारा आर्टेरियोल्स में, ये आर्टरीज थी हमारी आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो गई, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो गई हैं। फिर आर्टेरियोल्स फर्दर कैपिलरीज में चले गए। कैपिलरीज क्या हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स में जहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जहाँ से ब्लड एक्सचेंज होना है, टिश्यूज हैं, सेल है, वहाँ पर ये पहुँच जाती हैं। फिर कैपिलरीज से इकट्ठा होकर वेन्यूल्स बनाती है, क्योंकि बॉडी में क्या होगा हमारे पास इम्प्योर ब्लड होगा। इम्प्योर ब्लड क्या करेंगी, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल्स अल्टीमेटली वेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी ब्लड वेसल्स का टाइप होता है वो हमारी क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। तो पहले हमारी एल्वियोलाई हो गई है, सेकंड जो हमारा वर्ड आ रहा है इसमें वो है क्या, कैपिलरी। तो आपको समझ आ गया होगा कि एल्वियोलाई क्या होती है, लंग की फंक्शनल यूनिट। लंग्स में बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, छोटे छोटे अंगूर के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं या बलून्स की तरह स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें क्या गैस के एक्सचेंज का काम होता है। फिर हमारे पास कैपिलरी आती है। तो कैपिलरी क्या होती है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी सबसे छोटी यूनिट होती है कैपिलरीज, ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर वहाँ पर ब्लड पहुँचाने और लेने का, वहाँ से CO2 वगैरह लाने का काम करती हैं, ठीक है। थर्ड टर्म इसमें हमारे पास में आ रहा है वो क्या है, मेम्ब्रेन, ठीक है। अब मेम्ब्रेन क्या होती है, तो मेम्ब्रेन क्या होगी, किसी भी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने वाली लाइनिंग, ठीक है। मेम्ब्रेन क्या होगी, तो मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होती है, मेम्ब्रेन मतलब जिसको हम हिंदी में झिल्ली बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने वाली है, उस स्ट्रक्चर को कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी ऑर्गन को या किसी पर्टिकुलर चीज़ को कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन क्या है, तो एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन बेसिकली एल्वियोलाई और कैपिलरीज की मेम्ब्रेन से जुड़कर बना एक स्ट्रक्चर होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन क्या है। अगर कोई पूछे तो हम क्या बताएंगे, तो basically alveolar capillary membrane is the combination of the membranes of alveoli and the capillary, ठीक है। alveoli capillary membrane alveoli और capillaries की membrane से जुड़कर बना एक स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी में क्या करेगा, गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, गैस के डिफ्यूजन में हेल्प करता है। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नाम से इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि आखिर किस तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि अगर ये प्रेजेंट ना हो या इसमें किसी तरह का डैमेज हो जाए तो हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन पूरी तरीके से बाधित हो जाते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने बना लिया इसका एक ब्रीफ फॉर्म में हमने देखना चाहा, तो सबसे पहले हमने बना लिया एक एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के पास में प्रेजेंट होती है कि हमारी कैपिलरी, देखो अभी किस तरह प्रेजेंट होती है, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता हूँ कि किस तरह प्रेजेंट होती है। जैसे देखो क्या होता है, एल्वियोलाई कैसे प्रेजेंट होती है, हमारी बंच ऑफ ग्रेप्स के फॉर्म में। इस तरीके से कुछ हमारी एल्वियोलाई हमारे पास में यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ढेर सारी हमारे पास एल्वियोलाई मान लीजिए ये प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से। तो कैपिलरीज क्या करती है, ये जो अंगूर का गुच्छा जैसे स्ट्रक्चर है ना, इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेती है, मतलब इस तरीके से ये कवर कर लेती है इसको पूरी तरीके से, ठीक है। चारों तरफ इसके, जैसे मान लीजिए ये हमारी एल्वियोलाई थी, तो चारों तरफ से इसके क्या हो जाएंगी, इस तरीके से इसको पूरा कवर कर लेंगे, जैसे धागा किसी ने बांध दिया उसके चारों तरफ। तो इस तरीके से हमारी जो कैपिलरीज हैं ये एल्वियोलाई के चारों तरफ क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, चारों तरफ क्या कर देती है, इसको कवर कर लेती है। इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आता है एल्वियोलर और कैपिलरीज का। तो देखो ऊपर हमारे पास में, जैसे हमने ये बस समझने के लिए बनाया कि ऊपर है और नीचे है, ऊपर हम ये कहीं पर भी हो सकती हैं अब हमारे पास। तो हमारे पास ये एल्वियोलाई है और ये आपको नीचे दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, एक कैपिलरी है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, इंटरस्टिशियम, ठीक है। किसी भी दो स्ट्रक्चर्स के बीच में जब हमें इस तरीके का एक गैप दिखाई देता है तो हमें इंटरस्टिशियम उसे बोल देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक माइन्यूट स्पेस होता है, हम मान सकते हैं कि एक हमारे द्वारा एज्यूम किया गया स्पेस है, इस तरीके का कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है, बहुत माइन्यूट स्पेस होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी एल्वियोलाई की, कि वो एल्वियोलाई हमारी किस तरीके से बनी होती है। तो जो हमारी एल्वियोलाई होती है उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेल्स को बोला जाता है क्या, एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। एल्वियोलाई की जो सेल्स का होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एपिथेलियम सेल्स। अब एपिथेलियम क्या है बेसिकली, तो एपिथेलियम बेसिकली एक सेल्स का टाइप होता है, ठीक है। जब हम टिश्यू वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि अलग अलग टाइप की जो हमारी एपिथेलियम होती है वो किस तरह की होती है। तो देखो एल्वियोलाई में जो एपिथेलियम है, सेल्स की लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिथेलियम। और एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोलाई में, तो इसे क्या बोलेंगे, एल्वियोलर एपिथेलियम, ठीक है। तो एल्वियोलाई किससे मिलकर बनी हुई है, एल्वियोलर एपिथेलियम। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई एपिथेलियम प्रेजेंट है तो एपिथेलियम के साथ में हमेशा उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अभी पूछोगे आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली इस तरह का एक स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए
जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे हर जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी एक क्या होती है, एक बेसमेंट होता है उसका। उसी तरह हमारी एल्वियोलाई की जो एपिथेलियम है या कोई भी हमारी एपिथेलियम है उसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन नाम की एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करती है, बेसिकली जो एपिथेलियल सेल्स है उसे पोषण देने का काम करती है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, सपोर्ट करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो आपको जहाँ भी एपिथेलियम मिलेगी वहाँ पे आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन वहाँ पे प्रेजेंट होगी माइन्यूट फॉर्म में, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये देखिए, ये आपको रेड कलर की क्या दिखाई दे रही थी, एल्वियोलर एपिथेलियम, और इसके बाहर हमें क्या दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हमारे पास में, ये देखो दूर दूर बना दिया है, इसको समझना, वरना इतनी दूर स्ट्रक्चर थोड़ी ना रहेगा। ये क्या है, हमारी एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई की है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन इसे क्या बोलेंगे, एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे पहले हमारे पास एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलर एपिथेलियम। एल्वियोलाई किससे मिलकर बनी हुई है, एल्वियोलर एपिथेलियम से। और एल्वियोलर एपिथेलियम की एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, हर एपिथेलियम की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या होगी, हमारी एल्वियोलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तो हो गई हमारी एल्वियोलाई की बात। अब हम बात करते हैं हमारी कैपिलरी की। तो देखो, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है ना, उसमें बेसिकली जो उसकी बॉल होती है, ब्लड वेसल्स की जो भित्ति होती है, बॉल होती है, उसमें 3 लेयर होती है, ठीक है। 3 लेयर में से जो हमारी कैपिलरी, एक्चुअली कैपिलरी क्या है, एक बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमें 3 लेयर की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे केवल जो सबसे अंदर वाली लेयर थी कैपिलरी की, जो हमारी ब्लड वेसल्स की, यहाँ पे केवल वो प्रेजेंट होती है, और इसे बोलते हैं हम कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है। ये किस तरह की सेल्स होती हैं, यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी एंडोथेलियम, कैपिलरी की एंडोथेलियम, ठीक है। ये हमारे पास एपिथेलियम, मायोथेलियम, एंडोथेलियम, इस तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो थर्ड लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर थी कैपिलरी में, केवल वो प्रेजेंट होती है। सिंगल सेल्स की जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी एंडोथेलियम। अब जो कैपिलरी एंडोथेलियम है, देखो यहाँ पे भी एंडोथेलियम है, तो ये भी हमारे एक क्या है, हमारा सेल्स का एक टाइप है। तो अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पे भी क्या रहेगी, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। तो उसी तरह देखो, ये ब्लैक वाली आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, हमारी कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारा पूरा एक एल्वियोलाई, किस तरीके से हमारी बॉडी में एल्वियोलाई और कैपिलरीज पास में प्रेजेंट होती है, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिया मैंने, एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की कि ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के पास में उसकी एपिथेलियम प्रेजेंट है, और उस एपिथेलियम में क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसी तरह हमारे पास एक कैपिलरी प्रेजेंट है, कैपिलरी में क्या प्रेजेंट है, कैपिलरी एंडोथेलियम, और उसकी क्या प्रेजेंट है हमारे पास, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से हमारे पास में एल्वियोलर कैपिलरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक एल्वियोलर कैपिलरी कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। अब एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन क्या है, तो ये एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन दोनों मिलकर एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन बनाती हैं। अब देखो, अब इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे क्या, एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो एक कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है इसे बोलेंगे एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। तो इसमें देखो अब कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, ये अगर कोई पूछता है तो हम कैसे बता पाएंगे। सबसे पहले एल्वियोलाई में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, एल्वियोलर एपिथेलियम। तो यहाँ पे कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी, एल्वियोलर एपिथेलियम सेल या एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। पहली सेल कौन सी प्रेजेंट होगी हमारे पास एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में, तो पहले किसकी सेल्स रहेंगी, पहले एल्वियोलाई की सेल रहेंगी। तो एल्वियोलाई में कौन सी सेल प्रेजेंट है, एल्वियोलर एपिथेलियम, तो इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स। तो पहली सेल्स का जो टाइप है वो है एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स। सेकेंड हमारे पास में क्या प्रेजेंट है, कैपिलरी। तो कैपिलरी की सेल्स को क्या बोलते हैं, कैपिलरी एंडोथेलियम, तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। पहली सेल्स हो गई हैं एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स, सेकंड सेल्स हो गई हैं कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। अब थर्ड टाइप की हमारे पास में जो मेम्ब्रेन या सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करेगी, तो जो एल्वियोलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन है और कैपिलरी की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपस में फ्यूज हो जाती हैं, ठीक है, आपस में जुड़ जाती हैं। इनको आपस में जोड़ना अच्छा लगता है, तो ये दोनों आपस में क्या कर जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं, और इससे हमारे पास में एक कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन बन के आती है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एल्वियोलर कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन बन के आती है। तो इस तरह हमारे पास ये 3 टाइप की हमारे पास सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, 3 टाइप की इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। पहली हमारे पास में एल्वियोलर एपिथेलियम सेल्स, सेकेंड हमारे पास में कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, और इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो मिलकर एक कंबाइन स्ट्रक्चर बनाती है, फ्यूज होकर एक कंबाइन स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये हमारे पास में एक एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, उसमें सेल्स का अरेंजमेंट होता है और एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये तो हम समझ गए, लेकिन इसको समझने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या समझना पड़ेगा यहाँ पे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके विदाउट हम बॉडी में या लाइफ की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट ना हो तो हमारे लंग वर्क ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, इसमें कोई डैमेज हो जाए तो हमारे लंग पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगे। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। तो देखो अब हमारी बॉडी में क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अब आप पूछोगे
सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि आखिर ये ऑक्सीजन हमें चाहिए क्यों, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा क्यों नहीं रह सकते। और सेकंड चीज़ आपको आएगा माइंड में क्वेश्चन कि आखिर CO2 बॉडी में प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, क्योंकि हमने तो सुना है, क्योंकि देखो एक्सहेलेशन इनहेलेशन तो हम परमानेंट कर रहे हैं। अगर कोई बोले कि अगर ये खाने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है तो फिर ऐसा क्यों है कि ये 24 आवर्स प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप 2 मिनट मतलब खाना खाते हो उस टाइम पे आप सांस लेते हो, उसके बाद में आप सांस लेना बंद कर देते हो, सांस लेना छोड़ देते हो, तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है और जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व कर लेते हैं कि आखिर हमें ऑक्सीजन की नीड क्यों है और CO2 जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है। तो देखो अब पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वाई ऑक्सीजन नीडेड। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए आखिर इतनी ज़रूरी क्यों है, ऑक्सीजन की नीड क्यों है। तो देखो क्या होता है, जब भी हम कोई फूड लेते हैं, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, तो अल्टीमेटली वो हमारे पास में क्या हो जाता है, एक हमारे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, जैसे ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी खाने का क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, डिफरेंट साइकिल्स चलती हैं हमारी बॉडी में, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आपने पढ़ी होंगी ये साइकिल। तो इन्हीं साइकिल्स के द्वारा जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, ये क्या है, हमारा खाना या फूड है, इसका क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन से ये फूड क्या हो जाता है, हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा एनर्जी में। ठीक है, इसी फूड से क्या बनती है, एनर्जी। अब समझ में आया कि लोग क्यों बोलते हैं कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी कैसे मिलती है, जो हम फूड लेते हैं उससे पहले सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है और ये सिंपल मॉलिक्यूल सेल्स में पहुंचकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एनर्जी को क्या बोलते हैं हमारी बॉडी में, ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हाँ क्या बता रहा था मैं कि ATP का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, यहाँ पे जो बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो फूड हुआ वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी के साथ साथ में यहाँ पे क्या निकलती है अपने पास, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो अब यहाँ से हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन था वाई ऑक्सीजन नीडेड, सेकेंड क्वेश्चन था हमारे पास में वाई CO2 इज जनरेटिंग, CO2 आखिर क्यों जनरेट हो रही है। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ से हमारे क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा खाना था, हमने फूड खाया, खाना खाया, अब ये जो प्रोसेस है ना, ये हमारी बॉडी में लगातार चलती रहती है। जैसे खाना लिया हमने, अब क्या हुआ, जो हमारा फूड था वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल्स में हमने जो ऑक्सीजन ली, जो हमने सांस ली, उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने से क्या होगा, हमारी सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसे हम ATP बोलते हैं, और साथ में हमारा यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जैसे हमने देखा है ना, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, कुछ साथ में बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, सह उत्पाद निकलते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है पर वो निकल रहे हैं साथ में, तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, बॉडी से हटा देते हैं। तो अब यही CO2 क्या करते हैं, जो परमानेंटली जनरेट हो रही है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। क्या करते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। कैसे, एक्सहेलेशन के थ्रू, सांस छोड़ने के थ्रू। तो आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन क्यों नीडेड है। अब आप पूछोगे कि फूड तो हमेशा होता है कि मान लीजिए आप बोलोगे कि हमने खाना खाया, ठीक है, अब इस कंडीशंस में मतलब उसमें तो हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फूड को मतलब पचने में, खाने को पचने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हम दिन भर रात भर क्यों ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती रहती है, या फिर ऐसा क्यों होता रहता है कि हम परमानेंट इनहेलेशन एक्सहेलेशंस के जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते रहते हैं। तो देखो क्या होता है, जो एनर्जी है हमारे पास, जो एनर्जी की नीड है ना, हमें बॉडी में परमानेंटली लगती है। जैसे मैं इस समय पर बोल रहा हूँ, मैं नॉर्मली सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, सांस छोड़ने में तो नहीं लगती, लेकिन जब मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक है, इनहेलेशन कर रहा हूँ, या मेरे माइंड में कोई थॉट प्रोसेस चल रही है, या मैं हाथ को जनरली मूव भी कर रहा हूँ, तो मतलब हर कंडीशंस में हमें एनर्जी की नीड होती है। ठीक है, मतलब ऐसा सिंगल मूवमेंट भी नहीं होता बॉडी में शायद जहाँ पर हमें एनर्जी की नीड ना हो, क्योंकि ड्यूरिंग नॉर्मल इनहेलेशन भी जब हम सांस लेते हैं उस कंडीशन में तक हमें एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रेन को फंक्शन करने के लिए, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए बिल्कुल परमानेंट, बिल्कुल एक क्रमिक रूप से हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी की नीड चाहिए होती है, एनर्जी की जरूरत है। तो एनर्जी कब बनेगी, जब हम क्या करेंगे, जब हमारी बॉडी में क्या होगा, पहले तो हमारे पास बॉडी में फूड जाएगा या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट रहेगा, और सेकंड कंडीशन या हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में हमारा फूड रहेगा, और सेकंड कंडीशन हमारे पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी। अब आप पूछोगे क्या करिए, ऑक्सीजन ना रहे तो क्या होगा, तो जैसे ही हम सांस लेना बंद करते थे तो क्या हो जाएगा, फूड का ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगा। फूड का ऑक्सीडेशन बंद होने से क्या हो जाएगा, एनर्जी प्रोडक्शन रुक जाएगा। एनर्जी प्रोडक्शन रुकने की वजह से हमारे जो बॉडी फंक्शंस है, जो बॉडी में हमारे ऑर्गन्स है, वो सारे काम करना बंद कर देंगे, ऑर्गन फेल्योर हो जाएगा और हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल तुरंत होने वाली प्रोसेस नहीं है, लेकिन यही हमारा अल्टीमेटली यही हमारे साथ होता है। तो ठीक है, तो हमारे सारे फंक्शंस क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कम हो जाएंगे, सारे फंक्शंस बंद ही हो जाएंगे हमारी बॉडी के अल्टीमेटली। तो इसीलिए हमारे पास ऑक्सीजन नीडेड है। ऑक्सीजन क्यों नीडेड है, सांस लेना क्यों जरूरी है, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके, जिससे फूड का ऑक्सीडेशन हो, जिससे एनर्जी ATP के फॉर्म में प्रोड्यूस हो, और
जिसका हम यूज कर सकें नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में। अब ये तो चीज़ हमें समझ में आ गई। अब ये भी समझ में आ गया कि आखिर CO2 जनरेट कैसे होती है हमारी। तो क्या हो रहा है, बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, जिसे हम बाहर निकाल दे रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत नहीं है वो चीज़ हम रखते ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है, जितना चाहिए होता है उतना रख लेते हैं, बाकी को बाहर निकाल देते हैं। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, हम एक्सहेल आउट कर देंगे। अब एक्सहेल आउट करने के लिए क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक्सहेल आउट होती है। सबसे पहले क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पहुंच जाती है कहाँ पे, हमारी जो डिफरेंट पार्ट है बॉडी में, हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुंचेगी, हमारी ब्लड में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, ब्लड में। अब सीधे तो निकाल नहीं सकते हैं किसी टिश्यू से, सीधे हम बाहर निकाल देंगे, ऐसा तो नहीं होता है, लंग्स के थ्रू निकालनी ना हमें। तो ये CO2 कहाँ पहुँचती है हमारी, अल्टीमेटली ब्लड में पहुँच जाती है। ब्लड में कहाँ पे, ब्लड में पहुँच के क्या कर देती है, एक तो ये हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर जाती है, या फिर प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में ये घुल जाती है। तो इस तरीके से ये क्या होती है, अल्टीमेटली जो ब्लड है, अब ये ब्लड कहाँ कैसा होगा, इम्प्योर होगा। इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ब्लड वेन्स के थ्रू कहाँ पहुँचता है, हमारे हार्ट में पहुँच जाता है। ठीक है, क्या हुआ, देखो क्या प्रोसेस हुई। सबसे पहले ये CO2 जनरेट हुई। अब CO2 क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकलना चाहेगी। बॉडी से बाहर कैसे निकलेगी, ब्लड में घुलकर ब्लड में पहुंच जाएगी, ब्लड में हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगी, या फिर क्या करेगी, हमारी हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी, या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस होगी जिसमें प्लाज्मा में घुल जाएगी। अब दोनों कंडीशंस में अब ब्लड कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहेगा। इन वेसल्स को क्या बोलते हैं, जो इम्प्योर ब्लड को लेकर जाती है, CO2 वाले ब्लड को लेकर जाती है, इन्हें वेन्स बोलते हैं। अब ये वेन क्या करेगी, हमारे राइट साइड के हार्ट में, भाई राइट वाले हार्ट में हमारे पास में ये वेन्स जो हमारी होती है, इनको क्या बोलते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। सारी बॉडी से हमारे इस ब्लड को, CO2 वाले ब्लड को लेकर कहाँ आ जाती है, राइट हार्ट में आ जाती है। अब राइट हार्ट में जो राइट वेंट्रिकल होता है, वो हमारा क्या कर देता है, इस ब्लड को कहाँ पहुँचा देता है, हमारे पास लंग्स में पहुँचा देता है। ठीक है, अब लंग्स से क्या हो जाएगा, लंग्स में अब लंग्स में अंदर क्या होगा, देखो लंग्स में क्या होता है हमारे पास में, अभी लंग्स में ये प्रोसेस हो रही है। लंग्स में हमारे पास एल्वियोलाई है। अब ये ब्लड लंग्स में पहुँच रहा है, कैसे पहुँच रहा है, राइट हार्ट से, राइट साइड के हार्ट से हमारे पास ब्लड कैसे जा रहा है हमारा, तो ये पल्मोनरी आयोटा के, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड हमारा कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में पहुंचाती थी। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करेंगे, धीरे धीरे डिवाइड होते जाएंगे, डिवाइड होते 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 क्या कर लेंगे, ये कैपिलरीज बना लेंगे। और ये कैपिलरीज आपको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, यही वो कैपिलरी है जो हमारे पास लंग्स में पहुँच गई है। अभी लंग्स में पहुँच गई है, हमारे पास लंग्स में एल्वियोलाई प्रेजेंट थी। एल्वियोलाई का मतलब क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट है, एल्वियोलाई हमारी लंग्स में प्रेजेंट है। तो लंग्स में हम क्या करते हैं, सांस जब लेते हैं तो हमारे पास में लंग्स में और एल्वियोलाई में अल्टीमेटली कहाँ क्या पहुँच जाती है, हमारी ऑक्सीजन पहुँच जाती है। मतलब हमारे पास एल्वियोलाई में क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जबकि ये ब्लड कैसा था, हमारा इम्प्योर था। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट थी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में बनी थी। तो इस वाले जो कैपिलरी ब्लड में है, इस ब्लड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना है, ऑक्सीजन को अंदर आना है। तो अब ये ऑक्सीजन भाई क्या करेगी, ये ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज होते 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 पहुँच जाएगी हमारी कैपिलरी में। ठीक है, अब ऑक्सीजन यहाँ आई है तो किसी को तो बाहर निकालना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर पहुँच जाती है हमारी एल्वियोलाई में। ठीक है, समझ आया। तो अभी ऑक्सीजन क्या करेगी, यहाँ ब्लड में आ गई है, तो अभी ये ब्लड कैसा होगा, है हमारा प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और CO2 कहाँ पहुँच गई, एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में पहुँच गई तो हम क्या करेंगे, जब सांस छोड़ेंगे, जब हम एक्सहेलेशन करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का तो खेल खत्म हो गया। अब ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या हुआ, एल्वियोलाई से डिफ्यूज होती हुई ये कहाँ पे आ गई, ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई। तो समझ रहे हो इस मेम्ब्रेन का कितना जरूरी काम है। अगर ये ना हो तो ऑक्सीजन और CO2 का हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब बंदा चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हमारी पहुंच गई है कैपिलरीज में। अब इस कैपिलरी में बेसिकली कैसा ब्लड है हमारे पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड। अब यहाँ से क्या करेंगी, ये कैपिलरी अल्टीमेटली क्या करेंगी, लंग्स से बाहर निकलेंगी और क्या बना लेंगी, आर्टरी बना लेंगी। क्या बना लेंगी हमारी, सॉरी यहाँ पे लंग्स में उल्टा सिस्टम होता है, तो हमारे पास में ये क्या करेगी, पल्मोनरी वेन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये पल्मोनरी वेन क्या करती है हमारी, ये जो पल्मोनरी वेन है, ये ब्लड लेके पहुँच जाती है हमारे पास लेफ्ट साइड के हार्ट में। तो अब ये लेफ्ट हार्ट क्या करता है हमारा, ये जो लेफ्ट हार्ट है, ये जो भी हमारे पास में जो लेफ्ट हार्ट है हमारा, ये हमारी सिस्टेमिक आयोटा के थ्रू क्या कर देता है, ब्लड को पंप कर देता है हमारे टिश्यूज़ तक। ठीक है, टिश्यूज़ तक हमारा ये ब्लड को पंप कर देता है। और टिश्यू पे फिर से ये वाली रिएक्शन होती है, हमारे पास फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और CO2 बनती है। तो ये एक साइकिल होती है, ये निरंतर इस तरीके से चलती रहती है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो
तो ये तो हमारा क्लियर है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में एक्सचेंज कर रही है, जो नीडेड होता है हमें प्रॉपर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ताकि हमारी बॉडी में फूड की क्या हो सके, फूड का ऑक्सीडेशन हो सके, जिससे एनर्जी प्रोडक्शन हो सके, जिससे हमारी सारी बॉडी क्या कर सके, काम कर सके। तो ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की जब भी हमारी बॉडी में एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में किसी तरह का कोई डैमेज होता है, किसी तरह का कोई डिफॉल्ट आता है, कोई फाइब्रोसिस होती है, कोई डिसीज जनरेट होती है, जिसकी वजह से एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन में कहीं पर कोई इशू आ रहा है, कोई डिसीज हो रही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अफेक्टेड होगा, और हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस में क्या हो जाएंगी, दिक्कतें होने लगेंगी। तो इसीलिए एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी बेसिस पर हम अभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, जिंदा है, हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है। तो आई होप आपको एल्वियोलर कैपिलरी मेम्ब्रेन क्या होती है, किस तरह फंक्शन करती है, क्यों जरूरी है, इसमें कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में सब चीज़ें क्लियरिटी से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इसके रिगार्डिंग में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।